नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट्स हॉटलाइन। मैं हूं रजत देव। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और बात करें अगर भारतीय बाजारों की, तो इस तरह से संकेत हैं उन्हीं की तरफ पे ही शुरुआत हुई। लेकिन सबसे अहम, कुछ ही देर पहले यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स के बाद शेयर में एकाएक गिरावट आई। उसके बाद कुछ संभलता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी शेयर। लेकिन मार्केट्स में 152 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में निफ्टी करीब 37 अंकों पर कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 74 अंक बढ़ के 6797 के लेवल्स पे कामकाज करते हुए नजर डाल लेते हैं सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों के ऊपर। किस तरह के नतीजे अभी बैंक ने दिए हैं। प्रोविजनिंग 4181 करोड़ से घटी है। नेट प्रॉफिट, नेट एनपीए 2.10% से बढ़ के 2.83% सीक्वेंशियल बेसिस पर। एनपीएस, ग्रॉस एनपीए की अगर बात करें तो 4.75% से बढ़ के 5.56। एनआईआई 11,119 करोड़ रुपए से बढ़ के 11,512 करोड़ रुपए वाईओवाई बेसिस पर। वहीं मुनाफा 3752 करोड़ रुपए से गिरकर 3241 करोड़ रुपए रहा है। सबसे अहम चीज है प्रोविजनिंग, जो कि घटी है वाईओवाई बेसिस पे 4181 से गिरकर करीब 2866 करोड़ रुपए रही है। लेकिन एनपीए लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, 2.83%। प्रोविजनिंग का जो अनुमान बाजार में था वो करीब 2441 करोड़ रुपए के आसपास था। हालांकि जो आंकड़ा आया है वो इससे थोड़ा सा बढ़कर देखने को मिला है। मुनाफे का जो अनुमान मार्केट्स में था करीब 3800 करोड़ रुपए के आसपास था। नंबर्स भी उसी के 3752 से फ्लैट रहने का अनुमान था, लेकिन नंबर्स उसके विपरीत आए हैं। करीब 3200 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स देखने को मिले हैं। प्रोविजनिंग 2866 करोड़, जो कि अनुमान भी था कहीं 2441 करोड़ रुपए, यानी कि प्रोविजनिंग भी स्लाइटली 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोविजनिंग बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है इस तिमाही के अंदर। एनपीए फ्रंट पे अगर बात करी जाए तो एनपीए फ्रंट पर भी बढ़ने का अनुमान था, लेकिन इतना नहीं जिस तरह की बढ़त देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए करीब 4% रहने का अनुमान था, लेकिन 5 से ज्यादा देखने को मिल रहा है। कि असेट क्वालिटी को लेकर लगातार कंसर्न बना हुआ है, जो कि रिफ्लेक्ट भी हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में फिलहाल 61 रुपए नीचे कामकाज करते हुए। बिल्कुल, यहाँ पर जो रिजल्ट्स आए उसके बाद आप देख सकते हैं एसबीआई के काउंटर्स में 61 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 1600 के लेवल के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। पर बाजार के खास जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रिजल्ट्स पे ही चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ सावित्री सिंह जी जुड़ी हैं, सीनियर इक्विटी एनालिस्ट द मार्केट के, और साथ ही ब्रजेश सिंह जी जुड़े हैं जो कि तकनीकी विशेषज्ञ हैं। सावित्री, वेलकम टू ज़ी बिजनेस। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा एसबीआई पे ही होगा, क्योंकि नतीजे काफी जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें एनपीएस को लेकर काफी कंसर्न्स इस समय हैं। कैसे देख रहे हैं आप जो नतीजे आए हैं, और कहां तक अब आप मानते हैं कि एसबीआई की फेयर वैल्यू निकल के आ सकती है? देखिए, ये बहुत पहले से मार्केट में फैक्टर था कि शायद से एनपीए बढ़ने वाला स्टॉक का, इसके लिए मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। एज वेल एज स्टॉक भी बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन एनपीए। तो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा इनलाइन ही हैं। हम सबको पता है मार्केट इतना अच्छा नहीं चल रहा है। बहुत सारे इंफ्रा कंपनीज ने भी एसबीआई से लोन लिया हुआ है, जिसकी वजह से लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं। तो एनपीए बढ़ना लाजमी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, एनपीए बढ़ेगा। बट हाँ, बैंक को उस चीज़ के लिए वर्क करना पड़ेगा कि एनपीए को कैसे घटाते। प्रोविजन घटा वो बहुत अच्छा है, पर एनपीए इज द बिगेस्ट कंसर्न फॉर एनी बैंक टू हैव दिस काइंड ऑफ 5.56% ऑफ एनपीए। तो हम सोचते हैं कि अभी नेक्स्ट क्वार्टर में भी शायद से एनपीए का प्रेशर ये स्टॉक पे रहेगा। बट लॉन्गर टर्म में अगर थोड़ा इकोनॉमी रिवाइव करता है तो डिफॉल्ट्स की कंडीशंस थोड़ी कम होती है, तो पॉजिटिव लॉन्गर टर्म में। शॉर्ट टर्म में आई फील कि अभी भी यहाँ पे प्रेशर रहेगा ये स्टॉक पे। जी ब्रजेश, बैंक निफ्टी में आपकी राय चाहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वैसे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा और वीक कर दिया है, वैसे ही काफी बिकवाली देखने को मिली और फर्दर यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डेंट आता हुआ। आप कैसे देख रहे हैं बैंक निफ्टी को? देखिए सुमित जी, अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल लेवल जो 10,000 का था उसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है। और जिस हिसाब से एक एसबीआई जो एक लीडिंग बैंक है, उसका जो रिजल्ट आया, उसका जो इम्पैक्ट आया, उसने एक नया 52 वीक लो बनाया। जो पहला एक 52 वीक लो था 1633 का था, उसको ब्रेक करके नीचे ट्रेड करा है। उसमें लगभग 40-50 रुपये की और गुंजाइश नीचे जाने की है। लगभग 1540-1560 तक के लेवल दिख रहे हैं चार्ट पर। सेम चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो अभी लगभग 9700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसमें लगभग 300 से 400 पॉइंट की अभी भी जाने की गुंजाइश है, जो कि चार्ट पे प्योरली दिख रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि लगभग 9300 9400 तक के लेवल हैं कि आने वाले दिनों में देखने को मिले। 10,000 का जब तक साइकोलॉजी का लेवल उसके ऊपर बंद नहीं देगा तब तक प्रेशर ऐसे ही बना रहेगा। और प्रोबेबिलिटी है आने वाले दिनों में लगभग 9300 9400 का एक सपोर्ट वहां पर बन रहा है, वहीं पर जाके सपोर्ट लेगा। ब्रजेश, क्योंकि फोकस जो है वो एसबीआई के ऊपर ही है और आपने बताया 40 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट 1571 2011 दिसंबर का लो है। अगर ये लेवल टूटता है 1570 1580 तो कितना डाउनफॉल एसबीआई में आ सकता है, कुछ बता सकेंगे? देखिए जैसे अभी आपने जो बोला 1570, मेरे हिसाब से जो मैंने जैसे भी बताया कि अगर उसके नीचे ट्रेड करता है तो वहां से और लगभग 50 पॉइंट की और मिनिमम गुंजाइश बन रही है। लगभग साइकोलॉजी
1500 तक का है जहां पर दिख रहा है, बट उससे पहले एक मल्टीपल सपोर्ट है, जिसे मैंने बताया एक रेंज बाउंड का सपोर्ट है 1540 1560 का। तो वो एक पहला एक लेवल है कि वो हो सकता है कि वहां पर जाके बाउंस बैक मारे। तो अभी कहना चार्ट पे इतना डिफिकल्ट है कि इतनी जल्दी आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वो ब्रेक होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि 1540 1560 का लेवल ब्रेक नहीं करना चाहिए, वहां से एक बाउंस बैक आना चाहिए। बट कोई मिरेकल मत समझिए कि ये जो बाउंस बैक आएगा तो अगेन इट वुड बी कोटिंग टू 1700 1750 के लेवल वो नहीं देगा। कोई 2000 से जो लगभग एक जो इसमें प्रेशर बिल्डअप हुआ, जब से उसने 2000 का लेवल जो ब्रेक किया वहां से एक डे बाय डे एक इसने 52 वीक लो बनाया और आज की तारीख में एक नया 52 वीक लो बनाया, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मेरा एक पहला ही मानना है जो चार्ट पे मेरे को दिख रहा है वो 1540 1560 तक का लेवल है कि जो इमीडिएटली एक सपोर्ट की तरह प्ले करेगा। चलिए, पर दर्शकों को बता दें कि अगर वो कोई भी सवाल इस शो के जरिए पूछ सकते हैं अपने यहाँ पर बाजार के एक्सपर्ट से, आपका कोई भी होल्डिंग के ऊपर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, साथ ही आप शेयर बाजार के ऊपर आउटलुक जानना चाहते हो तो करना सिर्फ आपको ये है कि मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाना है, मार्केट लिखना है पहले, उसके बाद अपना सवाल लिखकर भेज देना है 57575 पे। फोन लाइन्स के जरिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 1800-180-3545 पे कॉल करके या फिर 0120-425-8237 पे कॉल करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं आप। बातचीत कर लेते हैं अब रवि से। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। रवि जी नमस्कार। सर नमस्कार रवि जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास सर रिलायंस मीडिया वर्क से 1000 शेयर हैं 88 के रेट पे। ओके, तो मैं 6 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। चलिए अब बातचीत कर लेते हैं ब्रजेश। इनका सवाल है रिलायंस मीडिया वर्क्स को लेकर, करीब 88 रुपए के भाव पे खरीदारी है और 1000 शेयर है, क्या कर सकते हैं? देखिए मेरा यही मानना है इसके लिए भी, ये अगर हम डेली और वीकली दोनों ही चार्ट देखें तो इसमें कोई ऐसा कुछ एक्टिविटी दिख नहीं रही है कि जो कि इनको वो लेवल जो इनका बाइंग प्राइस 80 का लेवल वो अभी इमीडिएटली आए। अगर हम अभी भी अगर हम बात करें तो लगभग 48-50 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। डाउन साइड की अगर हम बात करते हैं तो लगभग इस शेयर ने 35-38 का एक बैंड है जहां पर एक सपोर्ट है। तो मेरा यही मानना है डेली चार्ट के अनुसार और वीकली चार्ट के अनुसार ये एक रेंज बाउंड में ट्रेड कर रहा है। एक बार अगर ये 48 के बंद देता है तो हम उसमें एक्यूमुलेशन की इनको राय देंगे कि वहां पर जाके ये कुछ एक्यूमुलेट करें 43 का स्टॉप लॉस लगा के और इनका कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाएगा और फिर एक बार 60 तक के लेवल इनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, इसी बीच करुणेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से सवाल पूछने के लिए। करुणेश जी नमस्कार, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी सर, मेरे पास 100 टाटा स्टील 305 के रेट का है और 100 है 202 के रेट का। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 3 साल 4 साल 2 साल कुछ भी रख सकते हैं। हमको राय चाहिए कि क्या इसका भविष्य है। चलिए, पुल बैक तो मिला है टाटा स्टील में, पर कितना कन्विंसिंग है सावित्री? जिस तरीके से पुल बैक मेटल काउंटर्स पे आज के सत्र में आता हुआ नजर आ रहा है, टाटा स्टील पे आपका आउटलुक? देखिए कंपनी ने रिसेंटली 60,000 टन्स का हाई स्पीड रेल्स का हाई क्वालिटी ऑर्डर बुक किया है, जो कि ये कनेक्ट करेगी, ये रेल ट्रैक बनाएंगे जो विच विल कनेक्ट टू मक्का एंड मदीना इन सऊदी अरेबिया। ये बहुत प्रेस्टिजियस ऑर्डर है कंपनी के लिए। एंड ऊपर से जो मार्केट खराब चल रहा था इस अचीवमेंट है। एंड जो प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा वो 2014 के एंड तक होगा। जो स्टील प्रोड्यूस होगा इस कंपनी के लिए वो उसके यूके प्लांट में बनेगा। एंड ऊपर से कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, हमको पता है। जस्ट बिकॉज मार्केट कंडीशन आर नॉट गुड, डिमांड इज नॉट दैट वेल, थोड़ा कंपनी में हमें सेलिंग देखने को मिला स्टॉक प्राइस में, बट फंडामेंटली आई एक्सपेक्ट कि कंपनी बहुत अच्छी है। ऊपर से इन्होंने बहुत अच्छे ऑर्डर्स अभी धीरे धीरे पिकअप करने, इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा रिवाइवल भी आ रहा है, तो वी एक्सपेक्ट कि इनको होल्ड करके रखना चाहिए। इनको 1 साल में 25 से 30% का रिटर्न आराम से मिल जाएगा। इस बीच कुछ आंकड़े आ रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, नजर डाल लेते हैं। जुलाई इंपोर्ट 6.2% से कम होकर 3810 करोड़ डॉलर रहा। वहीं एक्सपोर्ट्स करीब 11.5% से बढ़कर 2583 करोड़ डॉलर का आंकड़ा यहां पर भी देखने को मिला। और साथ ही साथ अप्रैल जून इंपोर्ट जो है वो 2.8% से बढ़कर 16,074 करोड़ डॉलर रहा। और अप्रैल जून एक्सपोर्ट 1.7% से बढ़कर 9829 करोड़ डॉलर देखने को मिला। मार्केट्स में रिएक्शन करीब 55 अंक ऊपर आ चुका है। अब निफ्टी 1% की बढ़त देखने को मिल रही है, 5619 का लेवल है। और उसके अलावा सेंसेक्स अब 200 अंकों से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है और करीब 19,000 का लेवल भी सेंसेक्स पार कर चुका है। एकाएक स्पाइक आप देख सकते हैं, दिन के उच्चतम स्तरों पर ही मार्केट्स कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी 82 अंक बढ़ के कामकाज कर रहा है, 6805 का लेवल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। और अगर स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो यहां पर भी करीब 1.5% की बढ़त है, 5301 का लेवल यहां पर भी देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जिन इंडेक्सेस की तरफ से देखने को मिल रहा है उसमें आज मेटल इंडेक्स है 4% ऊपर, ये पूरा स्पेस कामकाज कर रहा है। साथ ही साथ
हेल्थ केयर इंडेक्स भी करीब 2% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी, पीएसयू, कंज्यूमर ड्यूरेबल पावर, इस सभी इंडेक्सेस 1% ज्यादा की बढ़त दिखा रहे हैं। हालांकि दबाव केवल 2 इंडेक्सेस में, इसमें ऑयल एंड गैस और बैंकिंग स्पेस है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वजह से बैंकिंग स्पेस में कुछ प्रेशर देखने को मिला, लेकिन बाकी सभी इंडेक्सेस में एक अच्छी खासी बढ़त, और खास तौर से जो आंकड़े अभी अभी आए हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, उसके बाद बाजार में और ज्यादा तेजी कुछ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। आपकी राय चाहेंगे ब्रजेश? निफ्टी ने अभी अभी एक अच्छी तेजी दिखाई है, करीब 50 अंकों से ज्यादा की बढ़त आ चुकी है। 56-23 का मौजूदा स्तर है। 56-50 क्या आज ही अचीव करता दिख रहा है आपको? देखिए सुमित जी, अगर हम चार्ट के अनुसार अगर बात करें तो लगभग 6093 का जो लेवल था वहां से इसमें निफ्टी में करेक्शन आया था, और उसका जो प्रीवियस लो था 5566 वो ब्रेक करके उसने जो प्रीवियस टू प्रीवियस लो था 5477 वो वहां से सपोर्ट लेके बाउंस बैक मारा है। अगर हम चार्ट की बात करें तो अगर हम और उसमें डीपली देखें तो 5560 का लेवल लास्ट वीक ही उसके ऊपर बंद दे दिया। अगर हम 5600 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर अगर हम बंद देते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारा जो रेजिस्टेंस जो निकलता है वो लगभग 5680 5690 का निकलता है साइकोलॉजिकल, जो कि मुझे लगता है कि एक आध दिन में अचीवेबल हो जाएगा। अगर हम 5690 के ऊपर बंद देते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारा दूसरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 5740 5750 का रहेगा। तो मुझे लगता है कि यहां से ये अपसाइड ही रहेगा, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही बना के चलिए। 5600 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए चार्ट के अनुसार, उसी का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और अब जैसे मैंने पहले भी बताया 5680 5690 का पहला रेजिस्टेंस, उसके बाद 5740 5750 का दूसरा रेजिस्टेंस, जो कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। सावित्री, एक सवाल ये होगा कि ट्रेड डेफिसिट का जो आंकड़ा है उसमें कमी होती हुई नजर आई है। 1748 करोड़ यूएस डॉलर से कम होकर 1227 करोड़ यूएस डॉलर जुलाई महीने में, और ये काफी सिग्निफिकेंस रखता है क्योंकि सरकार का वैसे ही फोकस काफी ज्यादा है गोल्ड इंपोर्ट कम करने में, वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है अब ट्रेड आंकड़ों में। तो यहाँ पर जो आंकड़े आए हैं अब बाजार उसको कैसे देखेगा, और वैसे आईआईपी आंकड़े जो आने वाले हैं उससे भी यहाँ पर थोड़ी बहुत जो डी ग्रोथ है उसमें कमी होने का काफी अंदेशा बताया जा रहा है। देखिए रजत, मेरा तो मानना है जो आपका ट्रेड डेफिसिट का डेटा है ये भी हम जानते हैं कि जब गोल्ड हमने इंपोर्ट को कम किया है तो वो कम आने वाला है, तो उसमें वो चीज़ ऑलरेडी फैक्टर है कि वो कम आने ही वाला था, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें कम कर दी हैं। जस्ट बिकॉज कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बहुत हाई हो चुका है, रुपीज़ बहुत डिप्रिशिएट हो रहा है, तो उस चीज़ों को वैल्यू करने के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे डेटास के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं। पर टुडे कुछ अनाउंसमेंट भी आने वाली है फाइनेंस मिनिस्टर के साइड से, जस्ट टू बूस्ट द जो रुपी का जो डिप्रिशिएट हो रहा है उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। तो ये सब चीज़ें थोड़ी हम देखते हैं ये टेक्निकल पुल बैक है बस मार्केट में, नहीं तो अभी मेरा मानना है कि 5730 के ऊपर मार्केट जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि फंडामेंटली वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए रादर देन बीइंग जजमेंटल। चलिए जल्द लौटते हैं सावित्री से और साथ साथ विजय से बातचीत करते रहते हैं और आपके सवालों के जवाब भी दिलवाते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट्स हॉटलाइन। बाजार पे तेजी बढ़ी है, यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट के जो आंकड़े हैं उसमें रिडक्शन देखने को मिली, उसके चलते बाजार पे इसमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। निफ्टी पे 53 अंकों की बढ़त अब आ चुकी है और सेंसेक्स में भी 209 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। हमारे साथ भरत जी जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए वडोदरा से। भरत जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। भरत जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। सर मैं भरत शर्मा बोल रहा हूँ। सर मेरे L&T फाइनेंस के 200 शेयर है मेरे पास और 75 में लिया हुआ है, अभी होल्ड करना चाहिए या निकालना चाहिए, क्या करना चाहिए पता नहीं लगता है मेरे को। चलिए, नजरिया कब का है? L&T फाइनेंस का प्रश्न है, नजरिया कब का है आपका? नहीं, आई थिंक तो अगर भाव बढ़ने वाला है तो मैं थोड़ा 15-20 दिन या महीना तक रुक सकता हूँ। पर आपकी खरीद काफी ऊपर की है भरत जी, तकनीकी रूप ले लेते हैं, यहाँ पर नजरिया ले लेते हैं। ब्रजेश, L&T फाइनेंस इनकी खरीद से काफी नीचे आ चुका है, क्या करेंगे? ब्रजेश, मेरी आवाज आपको आ रही है? देखिए मेरा रजत जी चार्ट पे जो लग रहा है वो लगभग सपोर्ट 52 और इमीडिएट सपोर्ट 52 के आसपास का लग रहा है। अगर उसके नीचे अगर जाके ट्रेड करते तो लगभग फिर 45 के आसपास का। तो मेरा यही मानना रहेगा कि इनके लिए कि एक बार इस स्विच ओवर कर लें, क्योंकि इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो थोड़ा बहुत हाई पे है। आज की मद्देनजर रखते हुए देखें तो एक फार्मा कंपनी में काउंटर्स में बहुत गतिविधि हो रही है, वो प्रॉफिटेबिलिटी भी रहेगा। जैसे सिप्ला है, सिप्ला आप बाई कर सकते हैं करंट भाव पे, और बिंदो फार्मा है वो ले सकते हैं। बायोकॉन है जो नया एवरीडे इट इज मेकिंग न्यू 52 वीक हाई। तो इन काउंटर्स में रहेंगे तो चांसेस ज्यादा है प्रॉफिट के रादर देन होल्डिंग ऑन दिस स्टॉक। जी
चलिए, आपसे बातचीत जारी रखेंगे, कुछ और दर्शकों सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन सबसे पहला रुख कर लेते हैं रॉकेट शेयर का। बाजारों में तेजी जारी है, 1.25% की बढ़त हो चुकी है अब सेंसेक्स और निफ्टी में, लेकिन इस तेजी में आप कहां पे पैसा लगा सकते हैं, कौन सा शेयर रॉकेट शेयर बन सकता है, ये भी जान लेते हैं कुणाल से। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल, कौन सा शेयर चुन के लाए आप, बताओ रॉकेट शेयर। देखिए सुमित, आज इस काउंटर को रॉकेट शेयर के लिए हमने चुना है। ये काउंटर पिडिलाइट का है, जहां पर के अभी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है, 1-1.5% की तेजी है। लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इस काउंटर में बहुत चांसेस इस चीज के हैं कि आपको एक बहुत बड़ा मूवमेंट इस काउंटर में देखने को मिलेगा। उसका मूल कारण यह है कि 250 के आसपास काउंटर के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रीजन है और 250 से इसमें बाउंस आता दिख रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें जो पुल बैक बाजार में चल रहा है, इसके चलते आप देखें 260 तक इस पर इसमें देखे जा सकते हैं। बिल्कुल कुणाल, और जिस तरीके का प्रदर्शन इस काउंटर पे रहा है, हाल के दिनों में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। इनफैक्ट 300 के लेवल से अब जो ट्रेड हो रहा है वो 253 के भाव पे हो रहा है। क्या यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हो चुकी है, पोजिशनल तौर पर भी दाव खेला जा सकता है? और जब आपने बताया तो इस यहाँ पर शेयर पे एक स्पाइक तो देखने को मिला, 258 का लक्ष्य इंटरडे के लिए, एक कंसोलिडेशन के बाद एक तेजी देखने को मिल रही है। कहां तक मैक्सिमम अपसाइड अगर 258 पार कर लेता है तो इस काउंटर पर देखने को मिलेगी? देखिए, अगर देखिए रजत इस काउंटर को, तो इसमें एक बहुत मेजर सपोर्ट 250 का है। तो सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि 250 के नीचे काउंटर जाता दिखता नहीं है, तो इसमें डाउनसाइड रिस्क देखिए बहुत ही लिमिटेड है। जैसा आपने कहा कि काउंटर में बड़ी गिरावट आ चुकी है, तो इसमें देखिए जो वर्स्ट है वो डिस्काउंटेड है। अब देखिए, अगर पुल बैक आता है तो सबसे पहला जो लक्ष्य है वो 265 के आसपास है। ये पोजिशनल बेसिस पर एक टारगेट है। 265 अगर ये काउंटर निकाल जाता है तो इसमें दोबारा से रेंज का जो इसका अपर एंड है, जो कि 290 के आसपास पड़ता है, तो वहां तक ये काउंटर जा सकता है। तो सब्सटैंशियल अपसाइड अभी इस काउंटर में बाकी दिखाई देती है। जी, चलिए कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस घंटे का रॉकेट शेयर बताने के लिए। 258 के स्तरों पर फिलहाल ये लक्ष्य दिए गए हैं, 255 के स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है, 254.25 का मौजूदा स्तर है, 4.5 रुपए की बढ़त और विद वॉल्यूम से यहाँ पर खरीदारी आते दिखाई पड़ रही है। नजर रख सकते हैं आप पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के शेयर के ऊपर भी। इसके अलावा एक बार इंडिया सीमेंट के ऊपर नजर डालें, जहां पर कंपनी के अभी नतीजे आए हैं। नतीजों की अगर बात करें तो बिक्री करीब 1238 करोड़ रुपए रही है इस तिमाही के अंदर, वहीं मुनाफा करीब 16.82 करोड़ रुपए देखने को मिला है। शेयर में एक रिएक्शन आया है, करीब सडन फॉल, 2.5% गिरावट देखने को मिल रही है। दिन के निचले स्तरों के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है। 44.20 का स्तर है, लेकिन जैसे जैसे माइन्यूट पॉइंट्स आ रहे हैं, शेयर में कुछ रिकवरी भी निचले स्तरों से आती हुई दिखाई पड़ रही है। 44.10 का मौजूदा स्तर, 1 रुपए की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों से भी। हमारे साथ आलम मौजूद है बातचीत करने के लिए। आलम साहब नमस्कार। जी सर, नमस्कार। नमस्कार आलम साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास हाइडेलबर्ग सीमेंट का 3000 शेयर्स है। ओके। 33.30 रेट के है। ओके। और आज ही का आपका प्रोग्राम आज ही मैं सुबह देख के परचेज किया था मैंने जी। तो फिर लिया था इंटरडे के हिसाब से, लेकिन तो डाउन जाता था, मैं 6 महीना 1 साल तक रुक सकता हूँ। आपको जो ये शेयर रिकमेंड किया गया था आलम साहब, वो कई महीनों के यानी कि एक लंबे अवधि के नजरिए के लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक की एक रिपोर्ट थी, उसके लिहाज से इसमें खरीदारी की राय दी गई थी। शेयर अभी भी 4% ऊपर कामकाज कर रहा है, 32.50 का मौजूदा स्तर है। इस शेयर पे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इसी के अलावा इसी सेक्टर की और कंपनी इंडिया सीमेंट के रिजल्ट भी आपके सामने है। 62 करोड़ रुपए से घटकर मुनाफा करीब 17 करोड़ रुपए रहा है, जिसकी वजह से शेयर में कई गिरावट आई है। करीब वाई बेसिस पे जो नंबर्स आपके सामने हैं और आय फ्रंट पर भी जो नंबर्स हैं, करीब 1238 करोड़ रुपए बिक्री इस तिमाही में देखने को मिली है। जान लेते हैं राय ब्रिजेश, क्योंकि इनका नजरिया इंट्राडे के लिहाज से है। हिडेलबर्ग सीमेंट कैसा लग रहा है? लो वॉल्यूम शेयर है, और दूसरा अगर इसको होल्ड करते हैं तो लंबी अवधि में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इंडियन सीमेंट की अगर बात करें तो डेली चार्ट में अभी भी डाउन ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। लगभग इसका 44 के आसपास का इसका 52 वीक लो है, वो वहीं पर ही आसपास ट्रेड कर रहा है इंडियन सीमेंट। अभी भी इसमें गुंजाइश बाकी है नीचे जाने के, लगभग 37-38 तक के लेवल चार्ट पे दिख रहे हैं। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो इमीडिएटली रेजिस्टेंट इंडियन सीमेंट का 50 रुपीज़ का, जब तक अगर उस 50 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक चांसेस ज़्यादा जाने के लिए नहीं है उसमें। तो मेरा यही मानना रहेगा इंडियन सीमेंट के लिए कि एक बार इस काउंटर से निकल जाएं और जो लीडिंग काउंटर्स होते हैं उसमें ही पैसा लगाएं तो इंट्राडे में पैसा बन सकता है। चलिए, पर हिडेलबर्ग सीमेंट पे क्या नजरिया है कि यहाँ पर ये रुक सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने खरीदारी कर ली है इस काउंटर पे? कैन यू रिपीट वन मोर टाइम अपना हिडेलबर्ग सीमेंट? अगर आप अपनी चार्ट स्क्रीन पे हिडेलबर्ग सीमेंट का चार्ट देख पाए ब्रजेश।
देखिए रजत जी, ये भी एक लो वॉल्यूम काउंटर है लगभग। इसका भी अगर बात करें तो 30 रुपए 80 पैसे के आसपास का इसका एक 52 वीक लो है। अपसाइड की बात करें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस लगभग 34-35 रुपए का है। तो अगर एक बार ये 35 रुपए के ऊपर जाएगा, बंद होगा, तभी मैं राय दूंगा इनको होल्ड के लिए। अदरवाइज मेरा यही मानना रहेगा कि इसमें से एक बार स्विच ओवर कर लें, क्योंकि चार्ट के अनुसार अभी भी इसमें गुंजाइश नीचे की ज्यादा है, लगभग 25 रुपए तक जाने की ज्यादा चांसेस है। तो अगर 35 के ऊपर अगर बंद देता है, देन आई वुड बी सेइंग टू होल्ड, अदरवाइज स्विच ओवर दिस काउंटर। चलिए इस नोट पे छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक पे जाते हैं आपको बता दें, अगर आपका भी कोई सवाल है शेयर बाजार से जुड़ा हुआ या फिर किसी शेयर पे आप नजरिया लेना चाहते हो जो आपके पोर्टफोलियो में है, या फिर पोर्टफोलियो में कोई शेयर आप ऐड करना चाहते हो, तो मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, पहले मार्केट लिखें, उसके बाद अपना सवाल लिखकर भेज दें 57575 पे। साथ ही अगर आप फोन लाइन के जरिए कॉन्टैक्ट करना चाहें तो 1800-1803-545 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर 0120-425-8237 पे कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। बाजार पे अब 60 अंकों की बढ़त निफ्टी पे देखने को मिल रही है। हमारे साथ रमेश जी जुड़ चुके हैं कोल्हापुर से प्रश्न पूछने के लिए। रमेश जी नमस्कार, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो, हाँ जी रमेश जी, आप फोन लाइन के जरिए बात कीजिए, आप प्लीज टेलीफोन जी। ओ मेरा सेल का शेयर है जी 150 एट एवरेज रेट में 236 लिया था। चलिए ठीक है, आपको नजरिया दिलाते हैं। आपकी जो खरीद है वो काफी ऊपर की है, नजरिया ले लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कैसा लगता है आपको देखने में? जिस तरीके की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है सावित्री, क्या कुछ रिवाइवल के चांसेस हैं? हालांकि इनका घाटा तो पूरा नहीं हो सकता, पर क्या सलाह रहेगी आपकी मेटल पैक में और खासतौर से स्टील अथॉरिटी पे? रजत, फंडामेंटली ये कंपनी तो बहुत स्ट्रांग है। कंपनी ये केवल कंपनी है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। ऊपर से कंपनी का टारगेट है 19 to 20 मिलियन टन्स प्रोडक्शन का इन FY14, तो उनका प्रोडक्शन का भी काफ़ी अच्छा है। ऊपर से इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी है। हालांकि करेक्शन आया स्टॉक प्राइस में, दैट वाज नॉट द फंडामेंटल रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई थोड़ा कंस्ट्रेन है इसके लिए। बट कंपनी अच्छा है। ऊपर से एबिटा जो पर टन होता है, जो आपके मेटल कंपनी के लिए और ये सब कंपनी के लिए मैटर करता है, एंड अभी रिजल्ट भी आने वाला है 14th को। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एबिटा पर टन काफ़ी इंप्रूव होगा, बिकॉज कि जो आयरन ओर के प्राइसेस वो काफ़ी रिड्यूस हुए हैं। ऊपर से कोकिंग कोल के भी प्राइसेस बहुत रिड्यूस हुए हैं, तो चीज़ें यहाँ से थोड़ी पॉजिटिव साइड में हो सकती हैं। तो मैं एडवाइस करूँगी आप बने रहिए यहाँ से, पर अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आप नहीं यहाँ से ज़्यादा रिटर्न ले सकते, पर लॉन्गर टर्म के लिए ये डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है सेम सेक्टर में। राकेश इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं धनबाद से। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार राकेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास में फ्यूचर रिटेल के शेयर है 100 शेयर। ओके, किस भाव पे? 98 के भाव पे। और आपका नजरिया क्या है? नजरिया तो लॉन्ग टर्म का ही है। चलिए विजय, सवाल है फ्यूचर रिटेल को लेकर। करीब 90 रुपए 90 के ऊपर की खरीदारी है, करीब 83 का मौजूदा स्तर है, लंबी अवधि का नजरिया है, क्या कर सकते हैं? काउंटर कौन सा आपका? फ्यूचर रिटेल ना जी। देखिए, अगर हम चार्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 100-105 के आसपास से इसमें करेक्शन आया, तो लगभग 63 तक का लो मारा था, वहां से फिर इसमें एक बाउंस बैक आया है। अभी भी इसमें थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस लेवल बाकी है, लगभग 86-88 के आसपास का बैंड है, वहां पर एक रेजिस्टेंस। उसके ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि 100 तक के लेवल जा सकते हैं। तो मेरा यही मानना रहेगा इनके लिए कि इसमें ये बने रहें। नीचे के अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 75 का एक अच्छा सा एक बेस है, उसी का एक स्टॉप लॉस बना के चलें और इसको कंटिन्यू रखें। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में इनको लगभग 100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए बाजार पे नजर डालें तो निफ्टी पे 57 अंकों की बढ़त, सेंसेक्स पे 216 अंकों की बढ़त और मिड कैप इंडेक्स में भी आज काफी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक यहाँ पर बाजार पे देखने को मिला है। इस नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। करीब 1.5% की बढ़त आ चुकी है मिड कैप इंडेक्स में। निफ्टी भी 60 अंकों पर है, 1% की बढ़त के साथ कामकाज करते हुए। सेंसेक्स 226 अंकों पर है, करीब 1.25 देखने को मिला, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.25% ऊपर है, 67 पॉइंट्स की बढ़त यहां पर भी है। 530
तो एक अच्छी तेजी खास तौर से आंकड़ों के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो आंकड़े आए हैं उनके बाद देखने को मिल रही है, लेकिन आईआईपी के नंबर्स पे अवेटेड है। मार्केट आवर्स के बाद ये नंबर्स आएंगे, किस तरह का रिएक्शन मार्केट्स देता है इन नंबर्स के ऊपर, इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन बैंक निफ्टी करीब 34 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों के बाद इस पूरे स्पेस में बिकवाली है। ऑटो इंडेक्स, रियल्टी, मेटल, तीनों इंडेक्सेस में खरीदारी और स्पेशली फीसदी की बढ़त के साथ अब कामकाज कर रहा है। इस पूरे इंडेक्सेस पे भी हमारी नजर, लेकिन वक्त हो गया है 1:30 बजे का, जो कि वक्त होता है हर घंटे मुनाफे का। डिम्पी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बाजार पे तेजी लौटी है, कौन सा सौदा डालें ताकि 1 घंटे मुनाफा होता हुआ नजर आए? कवरिंग जहां तेजी से मिल सकते हैं ऐसी हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक, यहाँ पे अच्छी खासी कवरिंग हो सकती है, क्योंकि पहले भी स्टॉक ने कवरिंग के मोमेंटम के बेसिस पर यहाँ तक पहुँचा है और इस सिस्टम के अंदर काफ़ी शॉर्ट से काउंटर का एक बेस बना था, उसके बाद पहले भी पुल बैक है, इसी पुल बैक को और कंटिन्यू करता हुआ दिखेगा। इसलिए चाहे तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में अगले 1 घंटे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। 2 से ढाई रुपये आपको ज़रूर मिल जाएंगे। 176.90 तक या फिर 177 तक का भी टारगेट आप चाहें तो रख सकते हैं। एक स्टॉप लॉस आपको जरूर रखना चाहिए 172। ट्रेड को आज फॉलो करें लॉन्ग साइड। शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर इसमें काफ़ी तेज़ी से आ सकता है। डेरिवेटिव ऐसा लग रहा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है। फ्रेश लॉन्ग देख रहे हैं बजाय उसमें शॉर्ट कवरिंग देखें, ये मोमेंटम ज़्यादा अच्छा होगा। जी डिम्पी, पिछले सीरीज का भी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा था, इनफैक्ट परफॉर्मेंस थी अंडर परफॉर्मिंग में ही कैलकुलेट हो रही थी, लेकिन अब कुछ शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रही है। स्ट्रेंथ कितनी गेन कर सकता है जो शॉर्ट कवरिंग है इसमें? देखिए, शॉर्ट एक USP होती है, यानी कि जिस जगह से वो चलना शुरू हुआ है यहाँ से कम 20 से 25% एक कवर कर लेता है अपने टोटल गिरावट का। अगर आप देखें, अगर ये काउंटर टूटा है तो उसका कम से कम शॉर्ट कवरिंग के मुकाबले 30% की कवरिंग की उम्मीद है। उसमें से प्रोपोर्शनेटली अगर आप देखें जो गिरावट से, ये हम आपको सारे कंपैरिजन करके बता रहे हैं, 10 से 12 कवर किया, तो यानी कि अभी भी 20 से 8 से 10 रुपये भी और कवर कर है स्टॉक के अंदर। लेकिन 1 घंटे के हिसाब से तो आप 2 से ढाई रुपये देखें, लेकिन उसके बाद अगर मार्केट इसी तरह से चलता है इसी रिदम के साथ, तो एक अच्छा कैंडिडेट होगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिगर लगा के इस स्टॉक को आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय साइड पे। उच्चतम स्तर पर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। 175 के बेहद करीब LIC हाउसिंग पहुंचता हुआ 3.5% की मजबूती इंट्राडे बेसिस पे आती हुई नजर आई। आने वाले समय के लिए भी काफी अच्छा पुल बैक के लिए तैयार है, क्योंकि काफी बिकवाली हो चुकी है, पर इंट्राडे बेसिस पे एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ शो कर सकते। आप पोर्टफोलियो में रखें, आपको मुनाफा होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल दिन के उच्चतम स्तर पर 174.7 का भाव यहां पर आता हुआ। हमारे साथ अगले व्यूअर इसमें जुड़ चुके हैं। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं कोलकाता से। संदीप जी नमस्कार, आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? मैं बताया था सुबह जी, तो वही इसी से मैंने खरीदा था 169 के टारगेट के लिए। तो अभी अगर मैं इसको होल्ड करता हूँ आज के लिए, मैंने ट्रेडिंग बेसिस पे तो लिया था, ठीक है, तो क्या मुझे नजरिया क्या रखना पड़ेगा इसके लिए? चलिए, जो सौदा आपको बताया जाता है से होता है, सौदा 1 घंटे के अंदर आप तो ज्यादा बेहतर है, पर फिर पोजिशनल तौर पर डाबर आता है यहाँ पर। जिस तरीके की स्ट्रेंथ इस काउंटर ने शो की, थोड़े रिट्रेसमेंट ऊपरी स्तरों पर देखने को मिली, पर क्या नेक्स्ट लेग ऑफ रैली में ये अब और भी बेहतर लेवल्स के लिए तैयार है? खरीदारी की सलाह होगी? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली मेरा यही मानना रहेगा इनके लिए कि होल्ड ऑन करिए। कोई डेली चार्ट में ऐसा कोई वीकनेस नहीं नज़र आ रही है। हालांकि 177 से इसमें करेक्शन आया था और लगभग 160 के नीचे बिलो भी गया था। तो मेरा यही मानना है इनके लिए 158 का एक स्टॉप लॉस बना के चलें। थोड़ा टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रहेगा। 168 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर बन देता है तो प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टारगेट जो आपको दिखेगा उसमें लगभग 175 का है। तो मेरा यही मानना रहेगा होल्ड ऑन कीजिए, 158 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। जी, धीरज हमारे अगले दर्शक हैं और महाराष्ट्र से हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज जी नमस्कार। धीरज जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद संपर्क नहीं पा रहा। IDFC को लेकर इनका सवाल था। करीब 700 शेयर्स हैं और करीब 202 के भाव पे खरीदारी है। सावित्री, IDFC पे आपकी राय क्या है? IDFC फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, कंपनी में अच्छा खासा कंटिन्यूअस ग्रोथ है YoY एंड क्वार्टरली। उनके पास में इन्होंने बहुत सारी कोशिश भी किए हुए हैं कैसे इंप्रूवमेंट करना है इनके सारे रेशियोज में, मार्जिन्स में, एंड दे हैव बीन सक्सीडेड कि कैसे इंप्रूवमेंट करना है। बिकॉज बाकी कंपेयर एंड कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी थोड़ा डेवलपमेंट नहीं है इतना ज़्यादा, थोड़ा लैगिंग चल रहा है।
बहुत सारी इकोनॉमी हमारी ग्रो नहीं कर पा रही है, इंटरनेशनल डिमांड भी कम है, तो इसकी वजह टिपिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड है तो इसके लिए थोड़ा तकलीफ है। बट आई थिंक अगर लॉन्गर टर्म होराइजन है आपका तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है लॉन्गर टर्म में। चलिए इसी बीच हमारे बलदेव जी जुड़ चुके हैं जलंधर से अपना प्रश्न पूछने के लिए। बलदेव जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल M6 पे है। अच्छा जी पूछिए। हेलो। हाँ जी पूछिए। मेरे पास 35 शेयर हैं एट 1535। काफी ऊंची खरीद है और काफी पुराने हैं जी। और क्या किया जाए, अभी तो कुछ नहीं रहा इन पे। सावित्री मैं आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके की न्यूज एक्टिविटी M6 पे देखने को मिली, स्टॉक रिएक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वैल्यूएशन के लिहाज से अब M6 में क्या खरीद बनती है? कुछ बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है क्या? इनका बाई प्राइस तो बहुत हाई है, अगर उसके NSCL का जो फॉरवर्ड इशू के वजह से फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी गिरा, उसकी वजह से जब उसका प्रमोटर MCX में इन्वॉल्व है तो कोरिलेट हो नहीं है ना, तो करेज है तो बने रहिए, नहीं तो निकल जाइए, क्योंकि अगर जब तक ये सब इश्यूज रेगुलेटरी इश्यूज सॉल्व नहीं होते तब तक स्टॉक यहाँ पे ही रहेगा या तो नीचे जाने के चांसेस हैं। अपसाइड थोड़ा टाइम लगेगा आने के लिए, पर इतना अचानक से पुल बैक आपको 1535 आने के लिए बहुत टाइम लगेगा जी। इस बीच कुछ देर पहले डिम्पी बताए गए हैं आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस जो कि इस घंटे का शेयर है और आपको इस घंटे के लिए ही उसमें अपनी पोजीशन को वाइंड अप करना है। 175 रुपए के पार ये शेयर अब पहुंच चुका है। बातचीत के दौरान ही इनफैक्ट 175 के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन अब तेजी जारी है और ये तेजी आसपास ले आई है। भूले नहीं जिसके 190 के आसपास पर ही ये शेयर कामकाज कर रहा है। 176 रुपए के आसपास का शेयर में अलवर से हमारे साथ मौजूद है यादव साहब, नमस्कार। बाइंग करना सही रहेगा क्या? चलिए सप्लाई कल नतीजे भी आए हैं, एक बार आपको ये भी बता देंगे नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी के YOY बेसिस पे जो रिजल्ट्स हैं फ्लैटिश टोन पे ही कंपनी ने दिए हैं और अगर रेवेन्यू फ्रंट की बात करें तो वहां पे कुछ स्लाइटली इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा है। आपकी राय क्या है? सारे फार्मा कंपनी में थोड़ा बिकॉज बेस्ट बाई है, बिकॉज उनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं। दे हैव 105 अंडर टू फाइल इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर इन द US मार्केट। तो जो है सारे फंडामेंटली एंड जो ग्रोथ है वो लुपिन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं कंपेयर टू सिप्ला, बट वैल्यूएशन वाइज सिप्ला स्टिल चीप है। तो अगर आप वैल्यूएशन वाइज जाना चाहेंगे तो सिप्ला, अदरवाइज आप ग्रोथ है लॉन्गर टर्म होराइजन है तो आप लुपिन में बने रहिए। चलिए इस नोट पे छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। आपको बताते जाते आते अगर आप भी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपने प्रश्न बाजार के एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं, तरीका काफी सिंपल है। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, पहले मार्केट लिखें और उसके बाद सवाल लिखें और हमें भेज दें 57575 पे। फोन लाइंस भी ओपन है आपके लिए, सवाल पूछ सकते हैं आप 1800-180-3545 पे कॉल करके या फिर 0120-425-8237 पे भी कॉल करके अपने प्रश्न पूछे बाजार के एक्सपर्ट से। अब देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। 100 अंकों की बढ़त अब हो चुकी है मिड कैप इंडेक्स में और निफ्टी भी करीब 70 अंक ऊपर पहुंच चुका है। 260 अंक ऊपर सेंसेक्स कामकाज कर रहा है और साथ ही साथ स्मॉल कैप इंडेक्स भी 74 अंक बढ़ के कामकाज करते हुए करीब 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में। वहीं करीब 1.25% की बढ़त देखने को मिल रही है सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन की अगर बात करिए तो करीब 815 शेयर ऐसे हैं NSE पे जो कि बढ़कर कामकाज कर रहे हैं, करीब 306 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरकर कामकाज कर रहे हैं। वहीं सेंसेक्स में करीब 1300 शेयरों के अंदर कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है, यानी कि एडवांस की संख्या डिक्लाइन से कहीं ज्यादा है। एक अच्छी खासी तेजी अक्रॉस द बोर्ड यानी कि ब्रॉडर मार्केट में भी बाइंग देखने को मिल रही है। बातचीत कर लेते हैं बाला शंकर से, बिहार से हमारे साथ मौजूद है। बाला शंकर जी नमस्कार। जी जी सर। कहां से बोल रहे हैं बाला शंकर जी आप? बिहार में बाला शंकर राय, मैं दरभंगा से बोल रहा हूँ सर। चलिए और आपका सवाल क्या है?
सर हमने SDIL का शेयर लिया हुआ है 49.70 के भाव पर। ओके, तो आगे हम क्या करें सर? आपका नजरिया क्या है इसमें? जैसा आप कहिएगा वैसा सर। चलिए ब्रजेश, सवाल है HDIL को लेकर 49 रुपए के स्तरों पे कहीं इनकी खरीदारी है, 30 रुपए आ चुका है, क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर सुमित जी चार्ट की बात करें 43 के आसपास का इसका जो टॉप था, वहाँ से इसमें करेक्शन आया और लगभग 26 रुपये का इसने एक 52 वीक लो बनाया, वहाँ से फिर इसमें बाउंस पे गया। लगभग ये 28 रुपये और 29 रुपये के आसपास एक बेस फॉर्मेशन बना रहा है, वही एक इसका सपोर्ट है। तो मेरा यही मानना रहेगा कि थोड़ा होल्ड ऑन रखें। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो करंटली सबसे पहले इनको रजिस्टेंस लगभग 33 के आसपास का मिलेगा, उसके ऊपर अगर चलता है तो प्रोबेबिलिटी इनको 38 to 40 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा यही मानना रहेगा कि थोड़ा सा अगर ड्रिफ्ट होता है तो एक और एक्यूमुलेशन करें, 28 का स्टॉप लॉस बनाएं, उसके ऊपर जैसे मैंने इनको बताया कि 33 के आसपास का इनका रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर चला तो डेफिनेटली इनको 40 तक के लेवल मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, इसी बीच अनंदिया दास जी हमारे साथ कुल्लू से लाइन पे हैं। अनंदिया जी नमस्कार, आप पूछे क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी सर, मेरा एक्चुअल 314 में 50 शेयर है येस बैंक की। ठीक है, तो मेरा जो लुकआउट है इसको कब तक होल्ड करके रख सकता हूँ? 6 to 8 मंथ्स उसको अभी सेल करना मतलब ठीक होगा कि नहीं है? चलिए आपको नजरिया दिलाते हैं। 6 से 8 महीने का जो नजरिया है आपका। सावित्री, येस बैंक कैसे फंडामेंटल्स हैं और बैंक निफ्टी पे आपकी राय, और साथ ही साथ येस बैंक निजी क्षेत्र का बैंक आउट परफॉर्म कर सकता है, होल्ड करके चलें? कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग NIM है, 3% है, कंपनी का कासा बैलेंस बहुत अच्छा है एंड इनके रेशियोज जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है, ऊपर से NPAs होता है, ये काफ़ी मेंटेन लेवल पे स्टेबल ग्रोथ है, ऐसा बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। तो कॉन्स्टेंटली इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर YoY, एंड ऊपर से इनके जो एडवांसेस डिक्लाइन है, जो एडवांसेस है वो बहुत अच्छे हैं, और जो कंपनी है करेंटली अपने बुक प्राइस से कम पे ट्रेड हो रही है, तो हम यहाँ पे अच्छा खासा 25 to 30% ग्रोथ 1.5 ईयर में आराम से देख सकते हैं। एंड स्टेबल बैंक है, तो आई वुड एडवाइज कि आपको यहाँ पे बने रहना चाहिए। और अगर और एडिशनल बैंक्स पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो साउथ इंडिया इंडसइंड बैंक इज अनदर ऑप्शन वेयर यू कैन इन्वेस्ट फॉर द लॉन्गर टर्म। जी, यस बैंक इस बीच 12 रुपए पर कामकाज कर रहा है, 295 का मौजूदा स्तर, दिन के उच्चतम स्तरों पर कामकाज करते हुए। दीपक से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी नमस्कार। SMS के जरिए करीब 7.5 खरीदारी है। दीपक, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। जी दीपक जी, आपने मैक्सिमम 650-700 तक जा सकता है। चलिए, फिलहाल तो दिन के उच्चतम स्तरों पर पहुंच चुका है, 542 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। ब्रजेश, इनकी खरीदारी है वो पंजाब नेशनल बैंक में है, करीब 550 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 50 शेयर हैं और नजरिया इनका 650-700 रुपए तक का है। कब तक जाते हुए आप देख रहे हैं? देखिए सुमित जी, अगर चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो लगभग 675 के आसपास से इसमें करेक्शन चालू हुआ। लगभग इसने 506 का उसने 52 वीक लो बनाया, वही एक लगभग 500-490 का एक अच्छा सपोर्ट है जहां से इस पे बाउंस पे गया। अभी करंटली अगर हम चार्ट को देखें तो लगभग 520-525 सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। अपसाइड की अगर बात करते तो इसमें डेफिनेटली इसमें मेरा इनका यही मानना रहेगा इनके लिए कि होल्ड ऑन रखिए। अपसाइड की अगर हम 590 का एक रेजिस्टेंस has to wait for a longer term time frame, short to medium term 590 चार्ट पे दिख रहा है प्रोबेबिलिटी। चलिए, इसी बीच एक SMS उठाते हैं और यहाँ पर जो SMS आया है वो शिखोरी जी का आया है कोलकाता से। ल्यूपिन पे नजरिया लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं क्या इस समय शेयर पे खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं। फार्मा काउंटर्स वैसी एक्टिविटी काफी ज्यादा तेज है, ल्यूपिन पे सावित्री आपकी राय क्या फंडामेंटली ठीक काउंटर है और पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक है? अभी रिसेंटली कंपनी ने जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स दिया, क्वार्टरली रिजल्ट्स आया Q1 FY14 का, वो अच्छा था बट लेस देन द एक्सपेक्टेड था, बिकॉज डोमेस्टिक जो रेवेन्यू था वो थोड़ा कम आया कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशन, बट इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने 15% का ग्रोथ दिखाया है जो कि बहुत अच्छा रहा है। एंड रिजल्ट थोड़ा कम था जस्ट बिकॉज द एक सुप्रैक्स ड्रग्स है उनका जिसमें सीजनैलिटी होती है। ये क्वार्टर में उनका Q1 FY14 में उनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा नहीं होता, बट नेक्स्ट क्वार्टर वी एक्सपेक्ट द गुड रेवेन्यू फ्रॉम दैट सुप्रैक्स, तो उसकी वजह से थोड़ा डोमेस्टिक में कम था। बट कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन है यूएस मार्केट में, तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आई बिलीव कि ये अभी आप 1 साल तक होल्ड करके रखते हो 30-40% रिटर्न कहीं नहीं गया है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, हर दिन एक माइलस्टोन अपने लिए कर रही है,
तो आई एम वेरी बुलिश ऑन द कंपनी। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं सीधे जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर का। और तेज बारिश के बीच में भी उज्जवल हमारे साथ मौजूद है बड़ी खबर लेकर। बताएं उज्जवल, क्या खबर है आपके पास? आज सरकार जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करने के लिए कई मेजर अनाउंसमेंट कर सकती है। उसमें खास अनाउंसमेंट ये हो सकता है कि लग्जरी गुड्स हैं, उन जो नॉन एसेंशियल कम गुड्स के तहत आते हैं उनकी इंपोर्ट ड्यूटी में सरकार बढ़ोतरी करते हैं। जो सरकार के हमारे सूत्रों के मुताबिक जो सरकार के टारगेट पे सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो है स्मार्टफोन्स, जिस पर कि फ़िलहाल 6% की ड्यूटी लगती है, जिसको बढ़ा के 8% किया जा सकता है। इसके अलावा लैपटॉप, कंप्यूटर्स, टीवी सेट्स, इस पर 12% की ड्यूटी लगती है, इसको बढ़ाकर 14 से 16% किया जा सकता है। इसके साथ जो एग्जॉटिक फूड है उस पर 10% ड्यूटी अट्रैक्ट होती है, उसको बढ़ाकर 12 से 14% किया जा सकता है। इसी तरह जो कार्स हैं जो 22 लाख से कम प्राइस की जो कार है उस पर 60% ड्यूटी लगती है, उसमें 10% की बढ़ोतरी की जा सकती है, 70% किया जा सकता है। इसके साथ जो 22 लाख से ऊपर की कार है उस पर 100% ड्यूटी फिलहाल ऐसी कारें अट्रैक्ट करती हैं इंपोर्ट ड्यूटी, उसमें 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी घोषणा आज सरकार कर सकती है उन अपने CAD घटाने के मेजर्स के तहत। बिल्कुल उज्जवल, जो आज आंकड़ा आया है बाजार ने उसको वैसे ही थम्स अप दिया है। जो ट्रेड डेफिसिट में गिरावट देखने को मिल रही है जुलाई में, एक तो वो काफी पॉजिटिव है क्योंकि ऑयल इंपोर्ट्स ही घटते हुए नजर आए। तो जिस तरीके का सरकार का फोकस है, जो आप कह रहे हैं इसमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है लग्जरी सेगमेंट पे, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा आने वाले समय के लिए अर्थव्यवस्था के लिए साफ तौर पर, क्योंकि हाल के दिनों में सरकार ने ये एक्सरसाइज पिछले हफ्ता हमने देखा कि काफ़ी एक्सरसाइज इस मामले में हुई है। और शुक्रवार को कॉमर्स मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों की बैठक हुई थी। हालांकि शुक्रवार छुट्टी का दिन था, ईद की छुट्टी थी, इसके बावजूद खास तौर पर इन दोनों मंत्रालयों के अधिकारी और खुद वित्त मंत्री ने एक बैठकों का दौर चला। खुद वित्त मंत्री अपने कार्यालय में मौजूद थे और इस पर काफ़ी बैठकें हुई और ऐसी काफ़ी चीज़ें आइडेंटिफाई की गई जो कि नॉन ऑयल, नॉन एसेंशियल और नॉन गोल्ड आइटम के तहत आती हैं, जिनका कि री एक्सपोर्ट के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता है, कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसी तमाम चीज़ें जो है वो उनका इंपोर्ट आने वाले वक्त में महंगा हो सकता है। इसकी घोषणा जल्द ही सरकार कर सकती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल, ये अहम खबर बताने के लिए। और खास तौर से आज इन आंकड़ों के बीच में एक खबर बहुत ज्यादा अहम हो जाती है कि इंपोर्ट को लेकर वैसी गवर्नमेंट कदम उठा रही है और गोल्ड इंपोर्ट वैसे भी कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस बीच मार्केट स्ट्रेट अवे 72 अंक ऊपर आ चुका है। निफ्टी 260 अंकों की बढ़त अब सेंसेक्स में, मिड कैप इंडेक्स 108 अंकों पर कामकाज कर रहा है। 6830 का लेवल यहां पर देखने को मिला है। जल्द लौटते और जानते हैं कि अब आपकी रणनीति क्या हो। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन, इसमें बाजारों पे तेजी है। 70 अंकों की बढ़त, निफ्टी पे भी 251 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। नीतू भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए। नीतू जी नमस्कार, आप पूछना चाहते हैं? आप अपना सवाल पूछ सकते हैं कि मेरी आवाज आपको आ रही है तो। हेलो जी, मैं गांधीनगर से बोल रहा हूँ, गुजरात से जी। मेरे पास अनु फार्मा है, THARA में अनु फार्मा। मैंने 2007 में परचेज किए थे। ठीक है, भाव एग्जैक्ट पता नहीं है कि वो मैंने कौन सी कीमत पर लिए थे, मगर उसका भाव बहुत कम हो गया है। तो उसका भविष्य फ्यूचर कैसा है? चलिए आपको नजरिया दिलाते हैं, तकनीकी रूप से ही बता देते हैं काउंटर कैसा है। अनु फार्मा पे प्रश्न है, आप ट्रैक करते हैं, आप चार्ट्स खोल के देख सकें। अनु फार्मा का क्या भविष्य है? रजित जी, अनफॉर्चुनेटली इसका चार्ट में I would not be able to comment on this counter. चलिए, और अगर देखते हैं सावित्री, अनु फार्मा फंडामेंटल्स आपने ट्रैक किए हों? अनफॉर्चुनेटली मैंने भी ये फर्स्ट टाइम है, मैं भी ट्रैक नहीं करती, बट अगर आपको व्यू चाहिए तो मैं ऑफ द लाइन दे सकती हूँ। नीतू भाई, हम आपको जरूर इस पर दोबारा राय दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ आपको जरूर इतना बता दें कि शेयर जिस तरह से चाल दिखा रहा है 52 वीक्स लो पर पहुंच चुका, लो वॉल्यूम शेयर है, तो आपको जो भी राय मिले आप उसके लिहाज से जल्द निकलने की कोशिश कर सकते हैं। बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए प्रदीप मौजूद हैं लुधियाना से। प्रदीप जी नमस्कार।
नमस्कार प्रदीप जी, क्या सवाल है आपका? सवाल में सर ये है कि मेरे फ्लेक्स के 275 शेयर है एट द रेट ऑफ 119 पर। ओके, तो मैं इसमें अब क्या करूं? आपका नजरिया क्या है इसमें प्रदीप जी? नजरिया इसमें मैं सर लॉन्ग रूट पे रह सकता हूँ। ओके, तो इसमें अब मैं क्या करूं, अगर इसका एवरेज करूं या ना करूं? चलिए ब्रजेश, सवाल है यूफ्लेक्स पर 119 एग्जैक्टली आधा हो चुका है, क्या करें? देखिए मेरा हमेशा यही राय रहता है कि वेन एवर दी चार्ट इज इन द डाउन ट्रेंड डेली, वीकली एंड मंथली बोथ, तो मैं जनरली राय देता नहीं हूँ एवरेज करने के लिए, क्योंकि इसमें लगभग 63 के आसपास से करेक्शन आया कि इसने 52 वी लो 46 का बनाया है। वही लगभग इसका एक इमीडिएट सपोर्ट है 46 के आसपास का। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60 और रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर जाके ट्रेड करता है तो प्रोबेबिलिटी इनको 80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि इनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। पर मेरे अभी भी यही राय रहेगी कि ऐसे काउंटर से बचना चाहिए जहां पर डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली तीनों ही डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि एवरेज उसमें होता नहीं है। फार्मा काउंटर्स में आप स्विच ओवर कर सकते हैं, जैसे मैंने शो के दौरान कहा है, बायोकॉन है, ऑरबिंदो फार्मा है, वो काउंटर्स में आप बाई कर सकते हैं जहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा, आपको आप ज्यादा पैसा बना सकते हैं रादर देन होल्डिंग ऑन दिस। चलिए, तो काउंटर्स पे स्विच करने की कोशिश करें। यूफ्लेक्स से निकलकर बायोकॉन और ऑरबिंदो फार्मा पे आप नजर रख के चल सकते हैं। सतीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। सतीश जी नमस्कार, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर मुझे जेपी एसोसिएट के बारे में पूछना है। क्या मैं इस समय इसमें 2 लाख रुपए लगाना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, 2 साल तक के लिए। चलिए ठीक है, पूछिए। स्टॉक पे आ चुकी है सावित्री, जेपी एसोसिएट्स खरीदारी लायक हो गया है? जिस तरीके की फॉल हम देख चुके हैं, फंडामेंटल्स कैसे लगते हैं आपको कंपनी के? फंडामेंटल्स तो रजत मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते कंपनी ने, क्योंकि बहुत वोलाटाइल परफॉर्मेंस होता है। एक क्वार्टर उनका प्रॉफिट आता है, दूसरे क्वार्टर डिक्लाइन आता है। तो आई वुड नॉट एडवाइज कि जेपी एसोसिएट जहाँ पे हाई वॉलेटिलिटी काउंटर पे, जहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहता है, आप उसमें इतने ज़्यादा पैसे डालें। अगर आपको डालना ही है तो आप अब अगर करेंटली थोड़ा 6 मंथ होराइजन में डालना चाहते हैं तो IT फार्मा में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, FMCG में जहाँ पे आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं रादर देन आपको जेपी एसोसिएट से। तो आई वुड नॉट एडवाइज यू टू इन्वेस्ट जेपी एसोसिएट। चलिए सावित्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर चर्चा करने के लिए, दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। और ब्रिजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए। पर आपको जाते थे बता दें कि अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और अपने सवाल एक्सपर्ट से हो तो तरीका काफी सिंपल है। मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाएं, पहले मार्केट लिखें, ये हमारा कीवर्ड है, उसके बाद अपने प्रश्न लिखकर भेज दें 57575 पे। साथ ही आप हमें फोन लाइंस के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं 1800-180-3545 पे या फिर 0120-425-8237 पे फोन करके लाइव अपने प्रश्न पूछ सकते हैं बाजार के एक्सपर्ट से शो के जरिए। चले, बाजार में तेजी जारी है, लेकिन तेजी में आपकी रणनीति क्या हो, वायदा बाजार से किस तरह के संकेत हैं, इन सब पर हम बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।